एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज। हम प्रोवाइड कराते हैं आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, तो आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 10th की सोशल साइंस में ज्योग्राफी के अंतर्गत एक चैप्टर जिसका नाम है संसाधन और विकास या संसाधन एवं विकास, जिसका आज हम करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, मात्र 1.5 से 2 घंटे में ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा और आज जो है इसका वन शॉट रिवीजन आपको कराया जाएगा। तो फटाफट से आज के सेशन को आप सभी जो है जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें और साथ ही साथ शेयर कर दें और बता दें सारे स्टूडेंट्स को, जो भी आपके संपर्क में 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले आपके फ्रेंड्स हैं, कि ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन या वन शॉट रिवीजन आ चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं अपन आज इस चैप्टर के परिचय के बारे में। तो परिचय के द्वारा जो है हमें क्या पता लग जाएगा, हमें पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी बातें हमें नई सीखनी है, कौन कौन से नए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर के द्वारा हमें जानने को मिलेंगे। तो देखें, परिचय की बात करें तो संसाधनों का विकास, संसाधनों का विकास जो है अपने चैप्टर का नाम है। तो स्रोत क्या है संसाधनों के, संसाधनों का जो ढांचा है वो किस तरीके से वितरित किया गया है, किस तरीके से बांटा गया है, संसाधनों की उत्पत्ति का आधार क्या है, संसाधनों की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बाद स्वामित्व का आधार क्या है, संसाधनों का स्वामित्व जो अलग अलग क्षेत्र में हमें दिखाई देता है, तो स्वामित्व यानी कि उस अधिकार का आधार क्या है। उसके बाद देखें विकास के स्तर के आधार पर निर्माण कार्य, संसाधनों का विकास के स्तर के आधार पर किस तरीके से उपयोग किया जाता है और निर्माण कार्य किया जाता है। और उसके बाद देखें घटक का विकास या संसाधनों का विकास किस तरीके से होता है। और उसके बाद जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, संसाधन भले ही कितने ही मौजूद क्यों ना हो आपके देश में, आपकी दुनिया में, आपके आसपास के क्षेत्र में, लेकिन अगर उनका सतत पोषणीय विकास नहीं किया जाता है। भाई सबसे पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो सतत पोषणीय विकास वो विकास होता है यानी कि संसाधनों का प्रयोग, वर्तमान पीढ़ी द्वारा संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि संसाधनों का अनुचित दोहन ना हो, यानी कि संसाधन गलत तरीके से प्रयोग ना किए जाएं और संसाधन भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। तो उसे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये जो है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये अपन के लिए एक सीख के रूप में दिखाई देती है। हर एक चैप्टर जो है कुछ ना कुछ सिखाता है, हर एक चैप्टर एक आपको शिक्षा देके जाता है, एक नैतिक शिक्षा, एक इथिकल वैल्यू देके जाता है आपको। तो इस चैप्टर की वो इथिकल वैल्यू या नैतिक शिक्षा क्या है, वो सीख क्या है, वो है सतत पोषणीय विकास। क्लियर हुई बात। देखें अब आगे, संसाधनों का नियोजन, संसाधनों का नियोजन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से संसाधन है भारत में, संसाधन का नियोजन किस तरीके से किया गया है। संसाधन का नियोजन यानी कि किस काम के लिए किस संसाधन का उपयोग उपयुक्त रहेगा और कितनी मात्रा में किस संसाधन का उपयोग होना चाहिए, उससे क्या प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद है कि संसाधनों का संरक्षण, संसाधन को कैसे बचा के रखा जा सकता है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में जानेंगे भू संसाधन, यानी कि जमीन में कितने संसाधन मौजूद हैं, भू संसाधन क्या होता है, भारत में भूमि स्रोत क्या है और भू उपयोग क्या होता है, भूमि का क्या उपयोग होता है, उस बारे में अपन जानेंगे। और उसके बाद हम जानेंगे इसके तीसरे पार्ट के बारे में, मृदा संसाधन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसमें मृदा संसाधन एवं इसके प्रकारों के बारे में जानेंगे और मृदा निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी अपन जानेंगे। क्लियर हो गई बात। ये हो गई अपनी सारी बातें इस चैप्टर के परिचय के बारे में। अब देखें संसाधनों का विकास किस तरीके से होता है, संसाधनों का विकास किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम देखें, हमने बात करी थी स्रोत की, ठीक है। तो पहली लाइन क्या बोलती है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को, पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सकता है। जितनी भी पर्यावरण में
वस्तुएं उपलब्ध हैं, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उन सभी का उपयोग तो हम करते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका हमें उपयोग करने के लिए पहले उनको तैयार करना पड़ता है, उन संसाधनों को। जैसे कि अपन रोटी खाते हैं, रोटी किससे बनती है? गेहूं से बनती। तो गेहूं से डायरेक्ट रोटी नहीं बन जाएगी, उसका आटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सकता है, और बनाने के लिए इसे स्थापित भी किया जा सकता है, जो आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं। उसके बाद देखें, इधर पर देखें, जैसे कि ये है मानव, ठीक है, प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग करता है, संस्थाओं का भी प्रयोग करता है, और भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति का भी उपयोग करता है, और इनका उपयोग इस तरीके से करता है कि ये इनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। उसके बाद देखें, संसाधनों के विकास के बारे में हम बात करें तो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका प्राकृतिक संसाधन, पहला भाग है प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा भाग है मानवीय संसाधन, ठीक है। ये हो गए संसाधन के दो प्रकार। और प्राकृतिक संसाधन में भी दो प्रकार के संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में भी नवीकरण योग्य संसाधन है और अनवीकरण योग्य संसाधन भी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें, नवीकरण में क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन और जल। क्या बात कही गई है? नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करके पुनः उपयोग किया जा सकता है। कितने भी बार उपयोग किया जा सकता है। वे संसाधन कभी खत्म नहीं होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? उनको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे कि पवन यानी कि वायु, आप कितना भी यूज कर लें वायु कभी खत्म नहीं होगी। जल कितना भी यूज करें, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ही जल को यूज करना है, ठीक है। जल को अनावश्यक दोहन नहीं करना है, अनावश्यक रूप से बहाना नहीं है। उसके बाद देखें जैव संसाधन, ठीक है, इसी में नवीकरणीय युग में, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, वन और वन्य जीव, ये जैव संसाधन हो गए। इसके बाद देखिए अनवीकरणीय योग्य में क्या आते हैं? अनवीकरणीय योग्य में सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार उपयोग करके पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार उपयोग करके वे संसाधन खत्म हो जाते हैं, उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। इसमें आते हैं पुनः चक्रीय, जैसे कि धातुओं को पुनः चक्रीकृत किया जा सकता है। और अचक्रीय संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, कोयला या पेट्रोलियम, ये किस तरीके के संसाधन हैं? कोयला या पेट्रोलियम जो है एक बार आप यूज कर लें, कोयला खत्म, जल के राख। पेट्रोल यूज कर लें, जल के फूक गया, खत्म। ये कौन से संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद देखें, प्राकृतिक की बात हो गई अपनी पूरी। अब उसके बाद अपन मानवीय संसाधनों की बात करें तो मानवीय संसाधन कौन से होते हैं? संरचनाएं एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता ये जो है मानवीय संसाधन के रूप में जाने जाते हैं। अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें संसाधनों का वितरण या ढांचों का वितरण किस तरीके से किया जाता है, यानी कि ढांचागत रूप में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग कैसे किया जाता है। उत्पत्ति का आधार, जैसे कि जैव और अजैव, उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में किस तरीके से बांटा गया है? जैव और अजैव, ठीक है। कौन कौन से संसाधन हो गए अपने? जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ठीक है। उसके बाद समाप्यता के आधार पर,
समाप्यता के आधार पर संसाधनों के वितरण की बात करें तो उपयोगी और अनवीकरणीय योग्य संसाधन, उपयोगी संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। उसके बाद देखें स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों की बात करें तो देखें व्यक्तिगत संसाधन, व्यावसायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर यानी कि अधिकार के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन जिन पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, व्यक्ति का निजी अधिकार हो, व्यावसायिक संसाधन व्यावसायिक संरचना का अधिकार हो, राष्ट्रीय संसाधन किसी देश का अधिकार हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिन पर किसी दूसरे देश का जो है अधिकार हो। फिर देखें विकास के स्तर के आधार, विकास के स्तर के आधार कौन कौन से हो सकते हैं, संभवी विकसित भंडार और भंडारित भंडार, इस तरीके से हो गए। अब देखें उत्पत्ति के आधार की बात करें, उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में बांटा था, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन कौन से हैं, जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। जैव संसाधन किसे कहा जाता है, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं। क्या बात कही गई है, ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, जीव जाति आदि। जैव संसाधन वे संसाधन जिनमें जीवन है, जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, जैसे कि मनुष्य और जीव जाति, इनमें जीवन है। फिर दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन कौन से संसाधन होते हैं, अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जो कि निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि चट्टानें और धातुएं, ये सब किससे बनी है, निर्जीव वस्तुओं से बनी है। अजैव संसाधन जिनमें जीवन नहीं है उन्हें कहेंगे अजैव संसाधन, जैसे कि चट्टानें या धातुएं। क्लियर हो गई बात। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के जैव संसाधन और अजैव संसाधन। अब देखें आगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकारों को जानें। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के प्रकार, तो पहला प्रकार है वैयक्तिक संसाधन। वैयक्तिक संसाधन, वैयक्तिक संसाधन किसे कहेंगे, वे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जो स्वामित्व वाले निजी संसाधनों के पास होते हैं या निजी क्षेत्रों के पास होते हैं। वे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जो स्वामित्व वाले निजी संसाधनों के पास होते हैं या निजी क्षेत्रों के पास होते हैं, जिन पर अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति का निजी रूप से होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। जैसे किसी किसान की जमीन, वो सिर्फ उसकी जमीन है, उसका खुद का निजी अधिकार है, वो उसकी निजी संपत्ति है, वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति है। तो किसी किसान की जमीन, घर, कार आदि, ये क्या है, निजी संपत्ति है, व्यक्तिगत संसाधन है, व्यक्तिगत संपत्ति है, उस पर अपना निजी अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, उसके बाद देखें राष्ट्रीय संसाधन की बात करें। राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो किसी भी प्रकार के स्रोत जो राष्ट्रों की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत विद्यमान हो। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, जो संसाधन किसी एक देश की सीमा के अंदर ही विद्यमान हो, उसे कहा जाएगा राष्ट्रीय स्रोत। फिर देखें अंतर्राष्ट्रीय स्रोत की बात करें या अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्रोत या अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की बात करें तो तट रेखा से 200 मील दूरी पर, ठीक है, तट रेखा से 200 मील की दूरी पर, जैसे ये हो गया अपना भारत, ये हो गई भारत की तट रेखा, तो भारत की तट रेखा से 200 मील, ठीक है, भारत की तट रेखा से 200 मील की दूरी पर खुले महासागर में किसी भी देश का अधिकार नहीं है, वो कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि उन पर फिर सबका अधिकार होता है। चलिए अब देखें विकास के स्तर के आधार पर निर्माण कार्य की बात करें तो संभावी स्रोत, संभावी स्रोत किसे कहा जाएगा, वे स्रोत जो किसी भी प्रदेश में देखे जा सकते हैं,
वे स्रोत जो किसी भी प्रदेश में देखे जा सकते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें संभावी स्रोत कहते हैं। फिर आते हैं विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन किसे कहा जाता है? वे संसाधन सम्मिलित उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा को निर्धारित करते हैं, वे विकसित संसाधन कहलाते हैं। और भंडारित संसाधन किसे कहते हैं? भंडारित संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी भी संस्तुति के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। भंडारित संसाधन किसे कहते हैं? पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी भी संस्तुति के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर हैं, भंडारित संसाधन कहलाते हैं। तो विकास के स्तर के आधार पर भी अपन ने संसाधनों को समझ लिया। अब हम जानेंगे संसाधन का विकास। तो मानव सिद्धांत के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है, या मानव जीवन के लिए जो है क्या कहते हैं, संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के मूल स्रोत का मानव द्वारा अंधाधुंध उपयोग किया गया है। प्रकृति के जो मूल स्रोत है, प्रकृति के जो मूल संसाधन है, उनका मनुष्यों के द्वारा अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि जल, वन, वृक्ष, पेड़ पौधे, इनका अंधाधुंध उपयोग होता है। जैसी जरूरत पड़ी मानव उसको बहाता ही जा रहा है जल को। जिस तरीके की जरूरत पड़ी पेड़ पौधों को उस तरीके से काटा जा रहा है। तो क्या बात कही गई है कि ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के मूल स्रोत का मानव द्वारा अंधाधुंध उपयोग किया गया है, जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई हैं। कौन कौन सी? जैसे कि संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में दिए गए हैं। ठीक है, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में दिए गए हैं, जिससे समाज के दो विचारधारा वाले संसाधन अलग हो गए। यानी कि अमीरों के संसाधन अलग हो गए, गरीबों के अलग हो गए। यानी कि अधिकतर संसाधनों पर अमीरों ने कब्जा कर लिया, तो अमीरों के संसाधन अलग हो गए, गरीबों के संसाधन अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद देखें संसाधन के अंधाधुंध शोषण से विश्वव्यापी संकट इस प्रकार उत्पन्न हुआ है। यानी कि जब संसाधनों का गलत तरीके से एकदम अंधाधुंध, कितने भी संसाधनों का, कितने भी रिसोर्सेज का कितना भी यूज किया जा रहा है, तो भाई पर्यावरणीय समस्याएं तो सामने आएंगी ही। तो कौन कौन सी समस्याएं हमें संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से नजर में आती हैं? जैसे कि भूमंडलीय तापन यानी कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना। अब पृथ्वी का तापमान किस तरीके से बढ़ रहा है? पृथ्वी का तापमान भाई अंधाधुंध वृक्षों को काटा जा रहा है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत अवक्षय, भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है। ठीक है, ओजोन परत में छोटे छोटे छेद होने लगे हैं। पराबैंगनी किरणें जो है, सूर्य से द्वारा आने वाली पराबैंगनी किरणें अब उस ओजोन को पार करके पृथ्वी पर आने लगी हैं। जब ओजोन परत में छेद हो जाएंगे, जो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सतह यानी कि समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत कहाँ स्थित है? पृथ्वी के वायुमंडल के दूसरी परत क्षोमंडल के बाद की समताप मंडल में स्थित है। पृथ्वी से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो जो ओजोन परत सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करती है, उसी ओजोन परत में अब ताप बढ़ने से, प्रदूषण बढ़ने से धीरे धीरे छेद होने लगे हैं, और पराबैंगनी किरणें जो कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, वो पृथ्वी पर तेजी से आने लगी हैं। तो संसाधन के अंधाधुंध शोषण से क्या हो रहा है? भूमंडलीय तापन हो रहा है, पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, और ध्रुवों पर जो बर्फ जमी है वो तेजी से पिघल रही है। ठीक है, तो भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, ओजोन परत का क्षय होना, पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ना, पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ना, और भूमि का निम्नीकरण इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फिर देखें मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में न्याय संगत बंटवारे की आवश्यकता है। यानी कि हर एक संसाधन पर सभी का हक हो, संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए, संसाधनों का अंधाधुंध या गलत तरीके से उपयोग ना किया जाए, सीमित मात्रा में किया जाए, ताकि जो सतत विकास की अवधारणा है,
सतत पोषणीय विकास या सतत धारणीय विकास की जो अवधारणा है वो फलीभूत हो सके, वो सफल हो सके, यानी कि संसाधनों का प्रयोग हमारी वर्तमान पीढ़ी हम इस तरीके से करें कि हमारे लिए भी वो पर्याप्त संसाधन हो, संसाधन का पर्याप्त उपयोग हम कर पाएं, गलत तरीके से ना करें, और आने वाली जो हमारी आगे की भावी पीढ़ी है, आने वाली जो भविष्य की पीढ़ी है, वो भी प्रत्येक संसाधन का उपयोग करती रहे और हमेशा ये संसाधन बने रहे। बात आ गई समझ में? तो मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में न्याय संगत बंटवारे की आवश्यकता है, यानी कि संसाधनों के न्याय संगत बंटवारे की आवश्यकता है। अब देखें आगे सतत पोषणीय विकास, अभी मैंने चर्चा की थी इसकी। सतत पोषणीय विकास या धारणीय विकास, या इसको टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। किस विकास के नाम से? टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, तो संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग करना, संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग करना ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की निर्भरता हो बल्कि भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी तरीके से बनी रहें, यही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं? हर एक संसाधन का ऐसे विवेकपूर्ण उपयोग करना ताकि ना केवल वर्तमान पीढ़ी की निर्भरता हो, यानी कि ना केवल वर्तमान पीढ़ी उस पर निर्भर रहे और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों, बल्कि उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ी की भी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति बनी रहे। उसे कहा जाएगा सतत पोषणीय विकास, धारणीय विकास या टिकाऊ विकास। ठीक है, अब जाने हम एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 क्या है? ठीक है, एजेंडा 21 विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। 1992 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वाधान में हुआ था। किसके तत्वाधान में हुआ था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वाधान में हुआ था। राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 को मंजूरी दी थी। अब देखें आगे, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या था एजेंडा 21 का? एजेंडा 21 का किसका उद्देश्य? एजेंडा 21 तो इसका उद्देश्य समान हितों, धार्मिक आवश्यकताओं एवं अमूर्त उद्यमों द्वारा विश्व सहयोग के द्वारा नुकसान और गरीबी से राहत पाना इसका मूल्य उद्देश्य था। एजेंडा 21 जो 1992 में विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, उसका मूल्य उद्देश्य क्या था? उसका मूल्य उद्देश्य था समान हितों, धार्मिक आवश्यकताओं एवं अमूर्त उद्यमों द्वारा विश्व सहयोग के द्वारा नुकसान और गरीबी से राहत पाना ही उसका मूल उद्देश्य था। क्लियर हुई बात? अब चलें आगे। भारत में संसाधन नियोजन की अब हम बात करें। भारत में संसाधन का नियोजन किस तरीके से किया गया है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बुनियादी विकास करने के लिए, बुनियादी विकास यानी कि आधारभूत विकास करने के लिए, बेसिक डेवलपमेंट करने के लिए, आधारभूत ढांचा बनाने के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए यह जरूरी है कि योजना में टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, कौशल और सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। बुनियादी विकास करना होगा, जब तो ऊपर का विकास तैयार होगा, सबसे पहले हमें मकान की नींव तैयार करनी पड़ेगी, मकान का फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, तब तो उसके ऊपर मकान खड़ा हो पाएगा। भारत में संसाधन नियोजन की बात कही जा रही है कि भारत में संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए, है ना, कि किस तरीके की योजना बनाई जाए कि भारत में संसाधनों का समुचित उपयोग संभव हो, अभी के व्यक्ति, वर्तमान की पीढ़ी भी उपयोग कर पाए और आने वाली भविष्य की पीढ़ियां भी उनका उपयोग कर पाए। तो किस तरीके से भारत में संसाधनों को नियोजित किए जाए? तो सबसे पहले तो भाई बुनियादी विकास करने की जरूरत है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जमाने की जरूरत है, ताकि उसके ऊपर जो विकास हो तो वो हमेशा टिका रहे, टिकाऊ विकास रहे, धारणीय विकास रहे। तो बुनियादी विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजनाओं में टेक्नोलॉजी, कौशल और सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। उसके बाद देखें,
प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन एक प्रमुख लक्ष्य रहा है, या प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही संसाधनों का नियोजन प्रमुख लक्ष्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब देखें आगे, भारत में संसाधन सामग्री के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं, जैसे कि पूरे देश के अलग अलग प्रोटोटाइप की पहचान करके उनके लिए डेटा बनाना। पूरे देश के अलग अलग प्रोटोटाइप की पहचान करना, इसका मतलब क्या है? पूरे देश में कौन कौन से संसाधन किस किस जगह पर मौजूद हैं, पहले उनकी पहचान करना और उनका एक आंकड़ा निकालना, उनका एक डेटा निकालना, उनका पूरा एक डेटाबेस बनाना, और उसके आधार पर फिर ये तय करना कि संसाधनों का नियोजन कैसे किया जा सकता है, उस आधार पर योजना बनाना, फिर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कौशल का उपयोग करके उन संसाधनों का प्रयोग करना। ठीक है, उसके बाद देखें, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और मूर्तिकला ढांचे का सही उपयोग करते हुए आधारभूत ढांचा तैयार करना, और संसाधन और विकास योजनाओं के बीच जो है सही तालमेल बैठाना। जो संसाधन हैं, ठीक है, ये कितने संसाधन मौजूद हैं, एक बात, और दूसरी बात, इन दोनों के बीच सही तालमेल बैठाना है कि संसाधन कितनी मात्रा में मौजूद है, कौन से संसाधन जो है हमारे पास उपलब्ध हैं, किस तरीके से किस संसाधन का कितना उपयोग किया जा सकता है, और उस संसाधन का उपयोग करने के लिए क्या पर्याप्त टेक्नोलॉजी, पर्याप्त कौशल हमारे देश में मौजूद है या नहीं। पहले तो इन सब की जानकारी निकाल लेना और उसी के आधार पर विकास योजनाओं को बनाना। पहले तो संसाधन के बारे में भाई पूरी जानकारी ले लो कि कौन सा संसाधन कहाँ पर कितनी मात्रा में उपलब्ध है, उस संसाधन का उपयोग हमारे देश के लोगों के द्वारा सही तरीके से किया जा सकता है या नहीं, उस संसाधन को उपयोग करने के लिए पर्याप्त टेक्नोलॉजी और कौशल की व्यवस्था हमारे देश में है या नहीं। फिर उसके बाद विकास योजनाएं बनाई जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है उन योजनाओं का क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, तो संसाधन और विकास योजनाओं के बीच जो है सही तालमेल बैठाया जाए। उसके बाद देखें, संसाधन संरक्षण की बात करें। संसाधन संरक्षण तो जल, भूमि और वनस्पति का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाए। जल, भूमि और वनस्पति का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए कि भावी पीढ़ी का भी ध्यान रखा जाए। संसाधन संरक्षण की बात हो रही है, संसाधन को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है। तो चाहे जल हो, चाहे भूमि हो, चाहे वनस्पति हो, इनका उपयोग इस तरीके से किया जाए, इनका रख रखाव इस तरीके से किया जाए, इनका प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाए कि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है उन्हें किसी भी संसाधन की कमी की समस्या से ना जूझना पड़े। हम भी संसाधनों का उपयोग समुचित तरीके से करें तथा अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन को सुरक्षित रखें, और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सिखाएं कि किस संसाधन का उपयोग किस तरीके से अपन को करना है, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ी उसके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वही शिक्षा दे। अब देखें भाई, भू संसाधन के बारे में अपन बात करें। भू संसाधन, ठीक है, पहली बात करें तो भूमि की बात करें। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि के बारे में बात हो रही है तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, हम सभी जानते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, पशु जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं। हवा में तो होती नहीं है सब चीजें, भूमि पर ही होती हैं। चाहे प्राकृतिक वनस्पति का उगना हो, प्राकृतिक वनस्पति का उत्पादन हो, चाहे पशु जीवन की अपन बात करें, सभी पशु पक्षी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। मानव जीवन की बात करें, सभी मनुष्यों का निवास ही पृथ्वी पर, भूमि पर है। जितनी भी आर्थिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं, सब आर्थिक क्रियाएं कहाँ संपन्न की जाती हैं? पृथ्वी पर ही, भूमि पर ही संपन्न की जाती हैं। परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित हैं। जितने भी परिवहन के साधन हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम में संचार व्यवस्थाएं कहाँ पर संभव हैं? पृथ्वी पर ही संभव है। और भूमि एक सार गर्भित स्रोत है। क्या बात कही गई है? भूमि एक सार गर्भित स्रोत है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। क्या बात कही कि भूमि के बारे में? भूमि एक सार गर्भित स्रोत है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, क्योंकि भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। सारी चीजें जो हैं
समस्त संसार, भूमि के जितने भी काम होते हैं, मनुष्यों के जितने भी काम है, पशु पक्षियों के जितने भी काम है, भूमि पर ही संभव है। चलिए चलते हैं आगे। अब देखें, सामान्य भू उपभोग संवर्ग 1960 और 61 और सामान्य भू उपभोग संवर्ग 2014 और 15, यानी कि 1960 और 61 में कितनी भूमि का उपयोग किस किस चीज के लिए किया जाता था और उसके पश्चात 2014-15 में कितनी भूमि का उपयोग किस किस चीज के लिए किया जाता था। ठीक है, उस बारे में जानने वाले हैं और दोनों के अंतर को अपन देखेंगे। जो बॉक्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये इस पाई चार्ट में दिए गए अलग अलग रंगों का क्या मतलब है उसको दर्शा रहे हैं, जितने भी बॉक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन देखें, नीला रंग वन को दर्शा रहा है। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन अपन साथ में करते हुए जाएंगे। 1960-61 और 2014-15 दोनों का कंपैरिजन साथ में करते हुए जाएंगे अपन। जैसे कि सबसे पहले अपन वन की बात करें, वनों का एरिया नीले रंग से दिखाई देता है। ये है भाई, ये है अपने वन वन नीले क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं, 18.11% पर थे 1960-61 में। फिर देखें, बढ़ गए 2015 की बात करें तो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर हो गए, 23.3% क्षेत्रफल पर हो गए। पूरे भारत की बात कर रही हूँ। उसके बाद देखें, बंजर लाल रंग में, देखें लाल रंग दर्शा रहा है बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि जो कि कृषि के लायक नहीं है, कृषि अयोग्य भूमि है, वो किससे दिखाई दे रही है, लाल रंग से। लाल रंग यहाँ है और 12.01% का एरिया 1960-61 में था। वहीं लाल रंग, अब देखें बंजर भूमि कम हो गई है 2014-15 में। देखें 12.01 से कितनी पहुंच गई, 5.5% पहुंच गई। फिर अपन देखें ग्रीन कलर की तरफ जाएं तो देखें गैर कृषि क्रियाओं प्रयोजनों के अंतर्गत क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पे गैर कृषि क्रियाएं की जाती हैं। गैर कृषि क्रियाएं, ये देखें पूरा का पूरा क्षेत्र जो आपको इस कलर से दिखाई दे रहा है 45.26% 1960-61 में था। वहीं यहाँ पे 45.5% दिखाई देता है, लगभग उतना ही दिखाई देता है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखें स्थायी तथा चारागाह, बैगनी कलर से अपन देखें तो स्थायी चारागाह है तथा अन्य गोचर भूमि, यानी कि जहां पर स्थायी रूप से चारागाह बनाए गए हैं, जहां पर पशु चरने के लिए जाते हैं, गोचर भूमि जिसे कहा जाता है। अपन देखें, ये है भाई बैगनी कलर, ये है। तो 1960-61 में कितने प्रतिशत था, 4.71% था। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये कम हो गई भूमि, 3.3% हो गई 2014-15 में। फिर देखें विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो कितना दिखाई देता है अपन को। यहाँ पे देखें विविध वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र 1960-61 में 3.50% दिखाई देता है। वहीं थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखाई देता है 2014-15 में, कितना, 3.6% दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अपन चलें ऑरेंज कलर की तरफ। कृषि योग्य बंजर भूमि की बात करें, कृषि योग्य बंजर भूमि की बात करें तो कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी है, कृषि योग्य बंजर भूमि खोजें, ये है 6.23%, 6.23% 1960-61 में कृषि योग्य बंजर भूमि है। और वर्तमान में बात करें तो कितनी है, यही ऑरेंज कलर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क दिखाया गया है 4% दिखाई देती है। उसके बाद परती भूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन परती भूमि की बात करें तो वो कितनी दिखाई देती है, 1.50 दिखाई देती है और इधर पे हमें 1% दिखाई देती है। उसके बाद देखें वर्तमान परती भूमि की बात करें, ये हल्का रेड कलर जो है, ठीक है, वर्तमान परती भूमि की बात करें तो वर्तमान परती भूमि हमें कितनी दिखाई देती है, वर्तमान परती भूमि 1960-61 में दिखाई देती है 3.73% और बढ़ के 2014-15 में हो जाती है 4.9%। उसके बाद देखें शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कितना है,
शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र जो है वो हमें दिखाई देता है 4.95% 1960-61 में, और इधर पे फिर हमें दिखाई देता है 8.7% यानी कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र 2014-15 में। इस तरीके से हमने जाना कि भारत की संपूर्ण भूमि को कितने कितने प्रतिशत के हिसाब से किस क्षेत्र में बांटा गया है, यानी कि भारत की संपूर्ण भूमि किस किस क्षेत्र में कितने कितने प्रतिशत उपयोग में आती है, और उसका कंपैरिजन किया 1960-61 से 2014-15 में, यानी कि लगभग हमने 50-55 सालों का कंपैरिजन यहाँ पे देखा। अब चलते हैं अपन आगे। भारत में भूमि स्रोत की अब हम बात करें, भारत में भूमि स्रोतों की बात करें तो लगभग 43% भू क्षेत्र पर मैदान है। ये दिख रहा है आपको 43%, नीले रंग का जो बॉक्स है वो आपको 43% मैदान क्षेत्र दिख रहा है। पूरी संपूर्ण भूमि का, संपूर्ण भारत भूमि के 43% भूभाग पर मैदान स्थित हैं। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि भारत की कितने प्रतिशत भूमि पर मैदानी क्षेत्र है, तो 43% पर मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए प्रयासरत है। उस मैदानी भाग पर क्या होता है, कृषि क्रियाएं होती हैं और उद्योग धंधे होते हैं। तो लगभग 43% भू क्षेत्र जो है, भू क्षेत्र मैदान जो है, जो कि कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए प्रयासरत है। उसके बाद देखें, लगभग 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर, 30% पर। ये देखें भाई, जो 30% एरिया आपको यहाँ का दिख रहा है, 43% तो हो गए अपने मैदान, ठीक है। अब 30% क्या है, अपने पास पठार है, ठीक है। 30% जो है अपने पास पर्वत है, 30% क्या है अपने पास, पर्वत है, ठीक है। तो 30% भू क्षेत्र पर विस्तृत रूप से पर्वत स्थित हैं, जो कि जंगलों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण है। पर्यटन के लिए पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है। लोग पहाड़ी इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं, तो पहाड़ों में जैसे कि कृषि क्रियाएं उतनी संपन्न नहीं हो पाती हैं, परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ आर्थिक गतिविधियां जो हैं, आर्थिक विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। लेकिन पहाड़ों पर जो है पर्यटन उद्योग बहुत अधिक विकसित होता है। तो भारत के कितने प्रतिशत भू क्षेत्र पर पर्वत स्थित हैं, 30% भू क्षेत्र पर पर्वत स्थित हैं, और लगभग 27%, ये देखें 27% भाग किसका है, 27% भाग है अपना पठारी क्षेत्र है। 27% भाग पर क्या पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं। तो लगभग 27% भाग खनिजों, वनों और वनों का विशाल भंडार है। क्लियर, ये सारी बातें हो गई भारत में भूमि स्रोत के वितरण के बारे में। तो 43% भाग पर जो है मैदान है, 30% भाग पर पर्वत है, और बाकी के बचे 27% भाग पर जो है पठारी एरिया है। भू उपयोग, भूमि का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, अब इस बारे में भी जान लेते हैं। तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक खंडों के लिए किया जाता है। भूउपयोग क्या है, भूउपयोग एक भौगोलिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार भूमि का उपयोग विभिन्न आर्थिक खंडों के लिए किया जाता है। और भूउपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, भूउपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं वन, जैसे कि पौधे से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र है। वन क्या है, वनों में बहुत सारे पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, पौधे होते हैं। तो वन क्या है, पौधे या वृक्षों से या पेड़ों से आच्छादित, ढका हुआ। आच्छादित यानी कि क्या होता है, आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ। तो वन क्या है, वन क्या है, पौधे, पेड़ या वृक्षों से ढका हुआ या आच्छादित एक विशाल क्षेत्र है। फिर देखें, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, भूमि उपयोग में एक आ गया वन, और दूसरा आता है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, वो भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। तो बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि परियोजनाओं में निकाली गई भूमि, निर्माण, सड़क उद्योग में, ठीक है।
ऐसी भूमि जो बंजर है, कृषि के काम में नहीं लाई जा सकती, गैर कृषि परियोजनाओं के लिए लाई जा सकती है, जैसे कि उस भूमि पर निर्माण कार्य किया जा सकता है, सड़क बनाई जा सकती है, उद्योग बनाए जा सकते हैं। फिर आती है परती भूमि, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। परती भूमि, परती भूमि किसे कहते हैं? वर्तमान परती भूमि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। परती भूमि किसे कहते हैं? वह भूमि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, उसे परती भूमि कहा जाता है। अब देखें, अन्य परती भूमि किसे कहते हैं? अन्य परती जहां 1 से 5 वर्ष से खेती ना की गई हो। परती भूमि को भी 2 भागों में बांटा गया है। वर्तमान भूमि, वर्तमान परती किसे कहा जाएगा? जहां एक कृषि वर्ष से ज्यादा, एक कृषि वर्ष, यहां देखें, एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, ठीक है। और अन्य परती जहां जिस भूमि पर 1 से लेके 5 वर्ष तक खेती ना की गई हो, उसे कहा जाएगा अन्य परती भूमि। अब देखें, अन्य कृषि योग्य भूमि की बात करें तो अन्य गोचर भूमि विविध वृक्ष तथा उपवन के अधीन भूमि। क्या बात कही गई है? अन्य गोचर भूमि विविध वृक्ष तथा उपवन के अधीन भूमि, जो कि अन्य कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य भूमि है तो उस भूमि को गोचर भूमि बनाया गया, यानी कि वहां पे घास उगेगी, चारा उगेगा और वहां पे पशुओं के लिए चारागाह बनाया जाएगा, यानी कि उस जमीन को गोचर भूमि कहा गया। और विविध वृक्ष यानी कि विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। वृक्ष तथा उपवन यानी कि बगीचे, उद्यानों के अधीन भूमि है वो। फिर कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या उससे अधिक से खाली हो। कृषि योग्य बंजर भूमि किसे कहेंगे? कृषि योग्य बंजर भूमि उसे कहेंगे जो 5 वर्ष या उससे अधिक समय से भी खाली हो। फिर जानेंगे हम शुद्ध बोया गया क्षेत्र के बारे में। शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहेंगे? तो एक वर्ष में कृषि में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। जैसे एक साल में 3 फसलें उगाई जा सकती हैं, रबी की, खरीफ की और जायद की। कितनी फसलें उगाई जा सकती हैं एक वर्ष में? एक वर्ष में जो है 3 फसलें अपन उगा सकते हैं, ठीक है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। तो एक वर्ष में कृषि में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहते हैं। एक वर्ष में कृषि में एक बार से अधिक यानी कि एक बार से ज्यादा, यानी कि रबी और खरीफ की उगा दो या तीनों फसलें उगा दो, यानी कि एक बार से ज्यादा बुआई हो गई एक साल में, तो उसे क्या कहा जाएगा? शुद्ध बोया गया क्षेत्र या निवल क्षेत्र कहा जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से हमने जाना कि भारत में भूमि का वितरण किस किस तरीके से किया गया है। अब देखें, भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकारों के बारे में जानें। भारत में भू उपयोग प्रारूप के प्रकार कौन कौन से हैं, इस बारे में भी अब अपन देख लेते हैं। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में, भौतिक कारक, भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में कौन कौन से हैं? भौतिक कारक, जैसे कि भौतिक कारक कौन कौन से? जैसे कि भूतत्व, संरचना और जलवायु। तथा मानवीय कारक कौन कौन से हैं? मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, औद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं शामिल हैं। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे कि भूतत्व, संरचना और जलवायु तथा मानवीय कारक जैसे कि जनसंख्या, औद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं शामिल हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखें अपन आगे। भू निम्नोत्पादन के कारण क्या है? भूमि में अगर कम उत्पादन हो रहा है, निम्न उत्पादन यानी कि कम उत्पादन, निम्न उत्पादन का मतलब होता है कम उत्पादन। तो भूमि में, जमीन में कम उत्पादन या निम्न उत्पादन के क्या कारण हैं? तो पहला कारण है अतिचारण। पहला कारण क्या है? अतिचारण है। अतिचारण का मतलब क्या होता है? अगर उस भूमि पर चराई ज्यादा हो रही हो तो
तो भूमि में कम उत्पादन का, भूमि में जो है कम उत्पादन होगा, निम्न उत्पादन होगा। अति सिंचाई, अगर भूमि की सिंचाई अति हो रही है तो मृदा का कटाव होने लगेगा और मृदा में जितने भी पोषक तत्व हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे पानी की अधिकता के कारण। तो अति सिंचाई के कारण भी भूमि में कम उत्पादन होता है। प्रदूषण, जी हाँ, प्रदूषण किस तरीके से? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। अगर मिट्टी में कुछ अवांछित तत्व, अवांछित कारक, अवांछित एलिमेंट आके मिल जाते हैं जो कि मृदा की उर्वरता के लिए हानिकारक हैं, मृदा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हानिकारक हैं, मृदा की गुणवत्ता कम होती जाती है तो क्या होगा? मृदा प्रदूषण होगा, यानी कि मिट्टी प्रदूषित होगी। तो मृदा प्रदूषण के कारण भी भूमि में जो है कम उत्पादन होता है। चौथा कारण क्या है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन यानी कि वनों की कटाई, वनों की कटाई, ठीक है। वनों को अगर तेजी से काटा जाएगा तो भूमि में उत्पादन जो है कम होगा, भूमि में निम्न उत्पादन होगा, कम उत्पादन की समस्या आएगी। तो भू निम्न उत्पादन के कारण या भूमि में कम उत्पादन के कारण कौन कौन से हैं? अतिचारण, अति सिंचाई, प्रदूषण और वनोन्मूलन। क्लियर? अब देखें आगे, अब देखें भू संरक्षण के क्या उपाय हैं, भूमि संरक्षण के क्या उपाय हैं, भूमि को कैसे संरक्षित किया जा सकता है। पहला है वनारोपण। भाई उधर अपन ने क्या पढ़ा था? उधर अपन ने क्या पढ़ा था कि भूमि की कम उत्पादकता के कारण क्या है, उनमें से एक कारण था वनोन्मूलन, यानी कि वनों की तेजी से कटाई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भूमि के संरक्षण के लिए, ताकि भूमि में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम वनारोपण करेंगे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाना। अगर ज्यादा वृक्षों की कटाई हो रही है, वनों की कटाई ज्यादा हो रही है, तो भाई रोपण भी करो तेजी से। इधर से काट रहे हो तो उधर से पौधा लगाओ भी, तो वनारोपण किया जाए ताकि भूमि का संरक्षण हो सके। पशुचारण पर नियंत्रण लगाया जाए, जहां अतिचारण हो रहा था सिर्फ एक भूमि पर, है ना, जिस वजह से भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो रही थी, तो पशुचारण पर जो है नियंत्रण लगाया जाए। उसके बाद रक्षक मेखला बनाई जाए, यानी कि मेड़ बनाई जाए, खेत के चारों तरफ जो है मेड़ बनाई जाए। उसके बाद जो है नियंत्रण करा जाए, किस पर नियंत्रण करा जाए? प्रदूषण नियंत्रण। यहां पे अपन जोड़ लेते हैं प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि जो मृदा का प्रदूषण हो रहा है, मृदा का प्रदूषण हो रहा है, मृदा में अवांछित तत्व आकर मिल रहे हैं, उन पर नियंत्रण पाया जाए, ताकि मृदा की उर्वरता शक्ति जो है, उर्वरक क्षमता जो है, मृदा की अन्न उपजाने की जो क्षमता है, उपजाऊ क्षमता है, वो बनी रहे। और औद्योगिक जल का विनाश किया जाए। जो औद्योगिक जल, गंदा एवं गर्म जल सीधे के सीधे उद्योगों से बहा दिया जाता है, जो कि वहां उस एरिया की मिट्टी के लिए, उस एरिया की जमीन के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो पहले उस औद्योगिक जल को क्या किया जाए? उस औद्योगिक जल को, जैसे कि गर्म जल सीधा बहा दिया जाता है और रसायन युक्त जल बहा दिया जाता है, तो पहले उस जल को ठंडा किया जाए, उस जल का शोधन किया जाए, फिर उसके बाद उस जल को बाहर के एरिया में बहाया जाए। तो ये सारे उपाय करके अपन क्या कर सकते हैं? ये सारे उपाय करके अपन भूमि को संरक्षित कर सकते हैं और भूमि के दुरुपयोग होने से, भूमि को खराब होने से बचा सकते हैं। और भूमि में जो कम उत्पादन की समस्या अपन को देखने को मिल रही है, अपन भूमि में उत्पादन की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अब देखें आगे अब हम जानेंगे मृदा संसाधन के बारे में। किस बारे में जानेंगे? मृदा संसाधन के बारे में जानेंगे। तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, हम सभी जानते हैं। मिट्टी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी में ही खेती होती है। और मिट्टी के कई प्राकृतिक आवास भी हैं, यानी कि मिट्टी के कई प्राकृतिक आवास हैं। इसका मतलब क्या है? मिट्टी प्राकृतिक रूप से अलग अलग जगह पाई जाती है। मिट्टी के भी कई प्रकार होते हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसलिए कहा गया है कि मिट्टी के भी कई प्राकृतिक आवास हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे कि देखें, अब ये आपको मृदा की संरचना बताई गई है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अपक्षय रहित आधारी चट्टानें हैं। जमीन से लेके ऊपर तक की मृदा की संरचना के बारे में आपको बताया गया कि जमीन के नीचे कितने स्तर होते हैं।
तो सबसे पहले देखें निचला स्तर देखें तो अपक्षय रहित आधारी चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर अधा स्तरीय अपक्षित आधारी चट्टानें होती हैं। फिर उसके ऊपर देखें उपमृदा अपक्षय चट्टानें बालू, गाद, सिल्ट व मृत्तिका होती है, यानी कि मिट्टी होती है, और ऊपरी संस्तर की मृदा जो कि हमें दिखाई देती है। इस तरीके से मृदा के विभिन्न स्तर हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं। क्लियर? अब चलें आगे। मृदा का निर्माण, मृदा निर्माण की बात करें, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत असामान्य है। मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया जो है सामान्य नहीं है, बहुत ही असामान्य है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 सेंटीमीटर परत को बनने में कितना, मिट्टी की 1 सेंटीमीटर परत को बनने में भी हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया जो है बहुत ही असामान्य है। उसके बाद दूसरी बात देखें, मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। अभी अपन ने देखा था ये चट्टानें दिख रही हैं, इनका जब अपघटन होगा विभिन्न स्तरों में तब मृदा का निर्माण होगा। तो मृदा का निर्माण जो है कैसे होता है? मृदा का निर्माण शैलों के अपघटन क्रिया से होता है। और मृदा के निर्माण में कई प्राकृतिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। मृदा के निर्माण में जो है कई प्राकृतिक क्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो प्राकृतिक क्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? वो प्राकृतिक क्रियाएं जैसे कि तापमान, पानी का तूफान या हवा, पानी का तूफान जैसे कि सुनामी, ठीक है या फिर तेज बारिश के साथ, आंधी के साथ बारिश का होना, बात आ रही समझ में, चक्रवात का होना, इन सभी के कारण। और इस प्रक्रिया में कई भौतिक और रासायनिक क्रियाओं का भी योगदान होता है। इस तरीके से जो है 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में भी, मृदा की 1 सेंटीमीटर की परत के बनने में भी हजारों वर्ष लग जाते हैं। अब देखें मृदा के प्रकारों की बात करें तो मृदा के कुछ इस तरीके के हमें प्रकार दिखाई देते हैं। तो पहला प्रकार क्या है? लाल मृदा, यानी कि लाल रंग की मिट्टी। दूसरा प्रकार है जलोढ़ मृदा, जो कि मृदा का या मिट्टी का सबसे उपजाऊ प्रकार है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मृदा। काली मृदा, काली मिट्टी को रेगुर मृदा भी कहा जाता है, जिसमें अपने कपास की खेती बहुत अच्छी होती है, गेहूं की खेती बहुत अच्छी होती है। वन मृदा, जंगलों में पाई जाने वाली मिट्टी को वन मृदा कहा गया है। उसके बाद मरुस्थलीय मृदा, यानी कि रेतीले मैदानों में, मरुस्थलों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको कहा गया है मरुस्थलीय मृदा। और फिर अपना अगला प्रकार आता है लैटेराइट मृदा। इस तरीके से मृदा के यहाँ पे हमें 6 प्रकार बताए गए हैं। अब चलते हैं अपन आगे। जलोढ़ मृदा जो कि सबसे उपजाऊ मृदा होती है और भारत के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? 45% भाग पर पाई जाती है। जलोढ़ मृदा कितने प्रतिशत भाग पर पाई जाती है? 45% भाग पर पाई जाती है। और जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। पोटास जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विकसित तंत्र जो है उस एरिया में, यानी कि भारत के उत्तर के मैदान की बात हो रही है यहाँ पे, भारत के उत्तर के मैदान में ही ये तीनों नदियां, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विकसित जो तंत्र है, भारत का उत्तरी मैदान है या उत्तर भारत का जो मैदान है, वहां पे जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और भारत के उत्तरी मैदान को मृदा के आधार पर, जलोढ़ मृदा के आधार पर विभिन्न भागों में भी बांटा गया है। ठीक है, फिर उसके बाद देखें इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट के विभिन्न अनुपात जो हैं पाए जाते हैं। और आयु के आधार पर पुराना जलोढ़, ठीक है, पुराना जलोढ़ को क्या कहा जाता है? बांगर। जो बहुत पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहा जाता है? बांगर। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि बांगर मिट्टी किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आयु के आधार पर जो सबसे पुरानी मिट्टी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में ये मिट्टी पाई जाती है तो उस क्षेत्र को बांगर क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद देखें नया जलोढ़,
नए जलोढ़ की बात करें तो नए जलोढ़ को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। यानी कि जो जलोढ़ मिट्टी अभी अभी नई बनी हुई है, पुरानी नहीं है, तो उस मिट्टी को खादर कहा जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और जिस क्षेत्र में ये नई जलोढ़ मिट्टी खादर पाई जाती है उस क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ यानी कि बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी यानी कि खादर। अब देखें, बहुत सारे उत्पाद चावल, गेहूं आदि बीज के लिए उपयोगी होती है। किस किस के लिए उपयोगी है? चावल, गेहूं आदि के बीज के लिए जो है उपयोगी है जलोढ़ मृदा। और ये रही भाई जलोढ़ मृदा की संरचना। इस तरीके की मृदा होती है जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा में मोटे अनाजों की खेती भी बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। अब देखें आगे काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में अब हम बात करें, मिट्टी के दूसरे प्रकार काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का रंग काला होता है और अन्य नाम इसका रेगुर होता है। क्या होता है इसका अन्य नाम? रेगुर होता है। रंग काला होता है और अन्य नाम इसका होता है रेगुर। उसके बाद देखें टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश पाए जाते हैं। जीवांश यानी कि जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्माण होता है काली मिट्टी का। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और देखें लौह, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है काली मिट्टी में। अन्य धातुएं जो हैं जैसे कि लौह यानी कि लोहा, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है काली मिट्टी में। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी। किसके लिए? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है काली मिट्टी। उसके बाद देखें तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि गुजरात, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हुई यहाँ तक की बातें? तो काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। अन्य नाम है इसका रेगुर। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट और जीवांश की उपस्थिति होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण इसका निर्माण होता है। लौह, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में जो है इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब अपन मैप के माध्यम से भी समझ सकते हैं इसको। जैसे कि यहाँ भी अपन को 6 प्रकार की मिट्टी इस मैप के माध्यम से, इस नक्शे के माध्यम से, भारत के मानचित्र के माध्यम से बताई गई है। इसको अब अपन मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि देखें पहला बॉक्स देखें, सबसे पहले बॉक्स को समझ लें, फिर अपन चलते हैं नक्शे की तरफ। ये हरे रंग की जो रेखाएं आपको दिख रही हैं, हरे रंग का बॉक्स है, वो पर्वत और वन वाले एरिया को दिखा रहा है, यानी कि पर्वतीय मिट्टी को दिखा रहा है। उसके बाद ये वाला एरिया देखें, लाइट ग्रीन कलर, ठीक है, ये किसको दिखा रहा है? जलोढ़ मृदा को दिखा रहा है। यहाँ पे देखें लाल और पीली मिट्टी लाल रंग से दिखाई गई है। ये गुलाबी सी रेखाएं जो आपको दिख रही हैं वो आपको लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र दिखा रहा है। काली मिट्टी का क्षेत्र देखें, काली मिट्टी का क्षेत्र जो कि अपन ने अभी पढ़ा, मालवा, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये एरिया जो है ये देखें, इधर पर भी देखें, बीच बीच में आपको कई जगह दिखाई देगा। उसके बाद लैटेराइट मिट्टी का ये कलर देखें आप, क्रीम कलर से दिखाई गई है। और उसके बाद शुष्क क्षेत्र को आप देखें, शुष्क क्षेत्र कौन सा है? हल्का सा येलो जैसा कलर है, ये है शुष्क क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो देखें पर्वत और वन, पर्वतीय मिट्टी कहाँ अपन को? भारत के उत्तरी भाग में कश्मीरी हिमालय में अपन को नजर आती है। जलोढ़ मृदा देखें उत्तर भारत के पूरे मैदान में इधर अपन को जलोढ़ मृदा आती दिखाई देती है। और हल्की हल्की यहाँ पे तटीय भागों में भी जलोढ़ मृदा दिखाई दे रही है। इधर देखें, ठीक है। उसके बाद देखें लाल और पीली मिट्टी जिसको हल्की गुलाबी रेखाओं से दर्शाया गया है, इस वाले भाग में अपन को इधर पर नजर आती है। और तटीय इलाकों के साथ साथ नीचे प्रायद्वीपीय भारत में भी नजर आती है। उत्तर भारत के साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत में भी नजर आती है। उसके बाद हम देखें काली मिट्टी की तरफ जाएं तो काली मिट्टी का क्षेत्र अपन को इधर पे दिखाई देता है। सौराष्ट्र गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ मध्य प्रदेश में मालवा के बाद इधर छत्तीसगढ़ और इधर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र का एरिया जो है पूरा का पूरा अपन को काली मिट्टी वाला एरिया दिखाई देता है और बीच में इधर इधर भी अपन को काली मिट्टी के कुछ छोटे छोटे क्षेत्र जो हैं दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद देखें लैटेराइट मिट्टी के क्षेत्र की बात करें तो लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र हमें बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ी तटों की तरफ दिखाई दे रही है। इसके बाद शुष्क मृदा के क्षेत्र की बात करें तो ये जो मरुस्थलीय एरिया है, राजस्थान की तरफ का एरिया है, पाकिस्तान की बॉर्डर जहां से लगती है वहां पे हमें शुष्क मिट्टी का क्षेत्र दिखाई देता है। इस तरीके से हमने भारत के मानचित्र के माध्यम से जाना कि भारत में मृदा का वितरण, मिट्टी का वितरण किस तरीके से किया गया है। चलिए चलते हैं आगे। अब देखें लाल मृदा के बारे में जाने, मिट्टी के तीसरे प्रकार के बारे में जाने। लाल मृदा तो लोहे के समुच्चय की अधिकता का कारण रंग लाल और कहीं कहीं पीला भी होता है। क्या बात कही गई है? लाल और पीली मिट्टी दोनों की बात करेंगे अपन। तो लोहे के समुच्चय की अधिकता के कारण रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि उसमें लोहे की अधिकता होती है और कहीं कहीं पीला रंग भी दिखाई देता है। फिर देखें अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। अभी पहले इस बात को समझ लें, पीला रंग क्यों दिखाई देता है? जब लैटेराइट मिट्टी को गीला कर दिया जाता है उसमें लोहे की अधिकता होती है, तो जब लैटेराइट मिट्टी को गीला कर दिया जाता है उसमें पानी जब पड़ जाता है तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। किसका? फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और वही मिट्टी के पीले रंग के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए लाल मिट्टी के साथ साथ पीली मिट्टी भी पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी एक साथ पाई जाती है। लाल मृदा एवं पीली मृदा, अपन यहीं पे जोड़ लेते हैं इसको भी, लाल मृदा एवं पीली मृदा। ठीक है, तो लोहे की अधिकता के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है, इसलिए उसे लाल मृदा कहा जाता है। और उसी के साथ पीली मिट्टी भी पाई जाती है। किस तरीके से? जब उस लाल मिट्टी में पानी डाल दिया जाता है तो उसका वो फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि उसमें लोहा जो है पानी से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। और फेरिक ऑक्साइड के कारण ही उस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है। क्लियर? लाल मिट्टी जो है अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। कैसी होती है लाल मिट्टी? लाल मिट्टी अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है और चूने के इस्तेमाल से उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। लाल मिट्टी में चूना मिला के उसकी उर्वरता को बढ़ाया जा सकता है। और ये मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारत के किन राज्यों में, किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान और जयंतिया पहाड़ों पर पाई जाती है। देखें लाल मिट्टी ये है भाई, लाल और पीली मिट्टी कहाँ कहाँ? इधर देखें भाई उड़ीसा इस तरफ के एरिया में, ठीक है, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान में उसके बाद जयंतिया के पहाड़ों पर, इधर पे गारो खासी जयंतिया मेघालय के साइड में, इन सभी एरिया में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है। अब देखें लैटेराइट मृदा, मृदा का चौथा प्रकार लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी जो उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटेराइट मिट्टी का विकास कहाँ होता है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा का विकास होता है। ये देखें लैटेराइट मृदा, ये देखें बहुत ही कम एरिया में है लेकिन है। तो जहाँ पे उच्च तापमान होता है, ज़्यादा तापमान होता है और वर्षा भी ज़्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है और भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षेपण का परिणाम होता है। उसके बाद देखें चाय व काजू के लिए उपयुक्त होती है लैटेराइट मृदा। आपसे पूछा जाए कि चाय व काजू के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, चाय व काजू की खेती किस तरीके की मिट्टी में की जाती है, तो वो की जाती है लैटेराइट मिट्टी में। उसके बाद देखें कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, कौन कौन से राज्य? कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है ये देखें अपनी लैटेराइट मृदा, कर्नाटक, केरल, इस साइड आए तो आपको कर्नाटक, केरल मिल जाएंगे। इस साइड आपको मध्य प्रदेश का थोड़ा सा भाग मिल जाएगा। असम के पहाड़ी क्षेत्र, उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र किसके लिए उपयुक्त हैं? लैटेराइट मृदा के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी जो है पाई जाती है। अब देखें आगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में अब अपन बात करें। मरुस्थलीय मृदा, तो मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है? मरुस्थलीय मृदा का रंग जो है लाल व भूरा होता है। लाल और भूरे रंग की होती है मरुस्थलीय मिट्टी और रेतीली होती है, रेत की मात्रा होती है, लवड़ी होती है यानी कि थोड़ी खारी मिट्टी होती है। और इसके लिए कौन कौन सी दशाएं जरूरी होती हैं? शुष्क जलवायु,
शुष्क जलवायु यानी कि जिन प्रदेशों की जलवायु शुष्क हो, मरुस्थलीय प्रदेश हो और उच्च तापमान हो, तो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्प की दर कैसी हो जाती है? जलवाष्प की दर उस एरिया में अधिक हो जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा अपन ने कहाँ देखी थी? मरुस्थलीय मृदा शुष्क क्षेत्रों में देखी थी, और ये रही अपनी मरुस्थलीय मृदा का शुष्क क्षेत्र, पूरा का पूरा राजस्थान का क्षेत्र और उसके साथ ही लगा पाकिस्तान का क्षेत्र जो है। क्लियर हो गई बात मरुस्थलीय मृदा के बारे में भी। अब देखें, पहाड़ी पद या पैडमोंट जोन, पर्वतीय मृदा के बारे में बात हो रही है। किसी पर्वत या पर्वत श्रृंखलाओं के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र, ठीक है, किसी पर्वत, या तो पर्वत हो अकेला पर्वत, या किसी पर्वत श्रृंखला के तल पर पाया जाने वाला क्षेत्र जो होता है वो कौन सा क्षेत्र होता है? पहाड़ी पद या पैडमोंट जोन कहलाता है। और उदाहरण के तौर पर अपन समझें तो पश्चिमी घाट का पहाड़ी क्षेत्र अर्थात पश्चिमी घाट के तल पर पाया जाने वाला जो क्षेत्र है जहां पे पहाड़ स्थित हैं उसे क्या कहा जाएगा? पहाड़ी पद या पैडमोंट जोन कहा जाएगा। उसके बाद अपन दक्कन जाल की बात करें, दक्कन के पठार या दक्कन जाल की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला जो क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र कौन सा है? ये देखें भाई, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें जिस भी एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है, ये देखें प्रायद्वीपीय पठार वाला ये पूरा का पूरा एरिया जो है प्रायद्वीपीय पठार का है। और इस प्रायद्वीपीय पठार के जितने एरिया में काली मिट्टी पाई जाती है वो कहलाता है दक्कन का पठार, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार का काली मृदा वाला क्षेत्र जो है दक्कन का पठार की संरचना कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है, इस तरीके से दिखाई देती है दक्कन के पठार की संरचना। तो प्रायद्वीपीय पठार का जितना भी काली मृदा वाला क्षेत्र है वो कहलाता है दक्कन का पठार। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण लावा और काली मिट्टी के द्वारा हुआ है। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है दक्कन का जाल या दक्कन का पठार। तो पहाड़ी पद या पैडमोंट जोन क्या होते हैं इस बारे में जान लिया। और दक्कन का पठार कहाँ है, क्या स्थिति है, क्या दक्कन का जाल है, किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, कपास की खेती होती है, ये सारी बातें अपन ने जान ली। अब चलते हैं अपन आगे। पर्वतीय मिट्टी की बात करें, ठीक है, तो पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे कि अभी अपन ने पर्वतीय ढाल, पर्वतीय पाद या पैडमोंट जोन की बात करी, तो इस तरीके से जो पर्वत है या पर्वत श्रेणियां हैं कई सारी, तो उनके नीचे का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उनके तल का जो क्षेत्र होता है उसे पैडमोंट जोन कहते हैं। और इसी एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है उसे पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। और गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार जो है परिवर्तन भी होता रहता है। और नदी घाटियों में दोमट और सिल्तदार मिट्टी पाई जाती है। पर्वतों की जो नदी घाटियां हैं उनमें क्या पाई जाती है? दोमट मिट्टी और सिल्टदार पर्वतीय मिट्टी जो है पाई जाती है। तो ये हो गई अपनी पर्वतीय मिट्टी की बात। अब देखें अपन खादर और बांगर में क्या अंतर है। अपन ने जाना था जलोढ़ मिट्टी के बारे में जो कि बहुत उपजाऊ होती है। भारत में कहाँ पाई जाती है? उत्तरी मैदान में पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। और उत्तरी मैदान को जलोढ़ मिट्टी के आधार पर ही कई भागों में बांटा गया, जैसे कि बादर, खादर। तो बांगर के बारे में अपन ने क्या सीखा था अभी कि बांगर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो खादर और बांगर में क्या अंतर है अब इसके बारे में अपन जान लेते हैं। अब देखें पहली बात करें, खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, ठीक है, नवीन जलोढ़ कहा जाता है खादर को। खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है जिसकी वजह से यहाँ पर खेती की जाती है। और जबकि बांगर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती तो ऐसे में यहाँ पर खेती भी नहीं होती है। तो एक अंतर क्या हो गया कि खादर मिट्टी उपजाऊ होती है, बांगर मिट्टी उतनी उपजाऊ नहीं होती। उसके बाद दूसरा अंतर देखें, खादर में समय समय पर बाढ़ आती रहती है।
खादर मिट्टी वाला जो क्षेत्र उसमें समय समय पर बाढ़ आती रहती है, जबकि बांगर क्षेत्र में जो है बाढ़ नहीं आती है। उसके बाद तीसरी बात देखें तो खादर क्षेत्र में बार बार बाढ़ आने की वजह से, खादर क्षेत्र में बार बार बाढ़ आने की वजह से नई मिट्टी मिल जाती है, नई मिट्टी मिल जाती। बार बार बाढ़ आई इस क्षेत्र में तो नई मिट्टी होगी, नई मिट्टी होगी तो नई मिट्टी के क्षेत्र को ही तो अपन खादर क्षेत्र कहते हैं। तो खादर क्षेत्र में बार बार बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर नई मिट्टी मिल जाती है, और जबकि बांगर क्षेत्र में पुरानी मिट्टी ही जमा रहती है, क्योंकि यहाँ पे बार बार बाढ़ नहीं आती है। अब देखें चौथा अंतर, देखें चौथा अंतर क्या कहता है। खादर क्षेत्र निचले इलाके में होने के साथ नदी के समीप होता है। खादर क्षेत्र निचले इलाके में होता है तो वह नदियों के ज्यादा पास होता है, नदियों के समीप होता है, जबकि बांगर क्षेत्र ऊंचाई वाले क्षेत्र में होने के साथ नदियों से दूर होता है। कौन सा क्षेत्र? बांगर क्षेत्र ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने के साथ नदियों से दूर होता है। पांचवा अंतर क्या है? खादर क्षेत्र का अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र है जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिल जाएंगे। खादर क्षेत्र का अपना पारिस्थितिकी तंत्र है जहां विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिल जाएंगे। वहीं बांगर क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो अलग होने की वजह से यहाँ मिलने वाले जीव जंतु भी जो हैं अलग अलग होते हैं। ये बात हो गई अपनी 5 के 5 अंतर हो गए किसमें? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में। क्लियर हो गई बात? अब चलते हैं अपन आगे। अब देखें अपरदन क्या कहलाता है। अपरदन की बात करें, भाई मिट्टी की बात करी तो इसके साथ अपरदन की बात तो करनी ही पड़ेगी। अपरदन क्या है? मृदा का कटाव, मिट्टी का कटाव, मिट्टी का अपने स्थान से हट जाना। तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन किसे कहा जाता है? मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को जो है मृदा अपरदन कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई बात, मृदा अपरदन की बात हो गई। ठीक है, अब देखें अपरदन के क्या कारण हो सकते हैं। मृदा अपरदन के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला जो कारण है मृदा अपरदन का वो है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन यानी कि वनों की ज्यादा से ज्यादा कटाई। ठीक है, उसके कारण अपरदन होता है, मिट्टी का ठहराव नहीं हो पाता। अति पशुचारण, अत्यधिक पशुचारण के कारण भी उस जगह की मिट्टी का अपरदन होने लगता है। और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल के कारण भी, यानी कि हवा उस जगह की मिट्टी को उड़ा के ले जाए। हिमनद के कारण बर्फ की नदियां जो है बर्फ पे घलकर अगर नदी बह रही है उस जगह से तो मृदा का कटाव होगा, यानी कि मृदा का अपरदन होगा। जल के कारण, जल के तेज बहाव के कारण मृदा का कटाव होगा, यानी कि मृदा का अपरदन होगा। और खेती के गलत तरीकों के कारण भी मृदा अपरदन की समस्या या मृदा के कटाव की समस्या, मिट्टी के कटाव की समस्या उत्पन्न होती है। अपरदन के क्या समाधान हो सकते हैं? मृदा अपरदन के क्या समाधान हो सकते हैं उस बारे में भी जान लेते हैं अपन। तो पहाड़ों पर सीढ़ी बनाने का काम करने से जो है मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है, यानी सीढ़ी नुमा खेती की जाए। उसके बाद बड़े पैमाने पर भूमि को बांटकर सीमांकन के बीच घास की पट्टियां उगाई जाए। बड़े पैमाने पर आप जो है भूमि को बांट दो, उसका सीमांकन कर दो कि इतने इतने क्षेत्र में ये भूमि है, और उसके चारों तरफ की जो मेड़ हो उस पर आप जो है घास उगा दें उस सीमांकन पर, तो मृदा अपरदन को जो है रोका जा सकता है। उसके बाद खेत के चारों ओर के किनारों को कतार में लगातार एक मेखला बनाना और वनारोपण करना। कैसे? जैसे कि मान लो ये आपका खेत है, खेत के चारों तरफ की ये 4 बाउंड्री हो गई। ठीक है, 4 ये आपकी लाइन हो गई खेत की, ये बन गई बाउंड्री। इन बाउंड्री पर जो है आप क्या लगा दें? इन बाउंड्री पर जो है आप पेड़ लगा दें। ठीक है, तो जो है इस तरीके से मृदा के कटाव को, मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। बात आई समझ में कि खेत के चारों तरफ आप जो है एक मेखला बनाएं, मेड़ बनाएं और उस मेड़ पर जो है आप पेड़ लगाएं, तो मृदा का अपरदन जो है इस तरीके से रोका जा सकता है। और अति पशुचारण को नियंत्रित करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो जितनी अपनी समस्याएं थी कि मृदा अपरदन किन किन कारणों से हो रहा है, उन्हीं कारणों को अपन को समाधान में बदल देना है, यानी कि जो कारण है उनको अपन उन्हीं का समाधान खोजना है।
ठीक है। जैसे कि ज्यादा पशुचारण के कारण मृदा अपरदन हो रहा था तो पशुचारण को नियंत्रित किया जाए, खेत के चारों ओर एक मेड़ बनाई जाए, उस पर लगातार कतार में जो पंक्तिबद्ध पेड़ लगाए जाएं, बड़े पैमाने पर भूमि को बांट दो, जहां सीमांकन किया है उसके चारों तरफ घास उगा दो और पहाड़ों पर सीढ़ी बनाने का काम करें, यानी कि पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती करी जाए, तो मृदा अपरदन को काफी हद तक रोका जा सकता है। अब हम जानेंगे अवनालिकाओं के बारे में कि अवनालिकाएं क्या होती हैं, ठीक है। अब सुनना, ध्यान से सुनना, समझने की चीज है ये। वनस्पति की कमी में, यानी कि जब पेड़ पौधों की कमी हो, वनस्पति की कमी हो, पौधों की कमी हो, तो वनस्पति की कमी में जब बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। क्या बात कही गई है? जिस भूमि पर वनस्पति ना लगी हो, ठीक है, वनस्पति की कमी हो, पेड़ पौधों की कमी हो, तो बहता हुआ जल, अगर उस जगह से जल बह रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटेगा, यानी कि वहां की मिट्टी को काटेगा और गहरी 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 वाहिकाएं बनाएगा, यानी कि गड्ढे बनाएगा, जिसको क्या कहा गया है? अवनालिकाएं कहा गया है। उसके बाद देखें उत्काद भूमि की बात करें, अवनालिकाओं की सीधी डेफिनेशन, सीधी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद अपन जानेंगे उत्काद भूमि के बारे में। उत्काद भूमि के बारे में जानेंगे आप मध्य प्रदेश के चंबल एरिया से परिचित होंगे, जहां पे सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। इतना ज्यादा अपरदन होता है कि वहां गहरे खड्डे यानी कि गड्ढे बन जाते हैं और वो जो है डाकुओं का निवास स्थल बन जाता है, डाकू वहां पर छुपे रहते हैं। उसी उत्खाद भूमि के बारे में बात कही जा रही कि उत्खाद भूमि किसे कहा जाता है। तो अर्धशुष्क प्रदेशों में स्थित असमान धरातल वाली उच्चस्थ भूमि, अर्धशुष्क प्रदेशों में, यानी ना कि पूरी तरह से शुष्क है, अर्धशुष्क प्रदेशों में स्थित असमान धरातल वाली भूमि, यानी कि जहां की भूमि प्लेन नहीं है, असमान है। उच्चस्थ भूमि जिस पर आकस्मिक तीव्र वर्षा हो जाने से, उस भूमि पर अगर तीव्र वर्षा हो गई अचानक से, तो आकस्मिक तीव्र वर्षा हो जाने से गहरी गहरी अवनालिकाओं की पंक्तियां बन जाती है। मृदा का कटाव, यानी कि यह अवनालिका कैसे बनती है? जब बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? आकस्मिक तीव्र वर्षा हो रही है, यानी कि बहता हुआ जल जब गहरी गहरी अवनालिकाओं की पंक्तियां बना देता है और संपूर्ण भूमि जो है उबड़ खाबड़ हो जाती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो ऐसी अपर्दयी भूदृश्य जहां अनेक खड्ड और खाइयां बन जाते हैं और पठार की सतह को काट देती है, वो भूमि उत्काद भूमि कहलाती है। ये देखें आप, ये है, यहाँ से मृदा का कटाव शुरू हुआ, यहाँ से जल का बहाव शुरू हुआ और ऐसे गहराइयों में मृदा को काटता हुआ, मृदा को चीरता हुआ ये आगे की तरफ बढ़ता गया। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से जो है अवनालिकाओं के बनने से उत्खाद भूमि का गहरे खड्ड का निर्माण होता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है मध्य प्रदेश में चंबल प्रदेश। ठीक है। अब वायु अपरदन के बारे में जान लेते हैं। वायु अपरदन क्या है? इस प्रकार का अपरदन वहां होता है जहां की भूमि मुख्यतः समतल, अनावृत, शुष्क एवं रेतीली तथा मृदा ढीली, शुष्क एवं बारीक और दानेदार होती है। कहाँ होता है? जहां की भूमि समतल हो, अनावृत हो, शुष्क एवं रेतीली टाइप की मिट्टी वहां पे पाई जाए, शुष्क एवं बारीक दानेदार मिट्टी पाई जाए और साथ ही वहां पे वर्षा की कमी हो और हवा की गति तेज हो, तो उसे कहा जाएगा वायु के द्वारा होने वाला अपरदन। यानी कि जहां पे शुष्क मिट्टी हो और वर्षा की मात्रा कम हो और हवा की गति तेज हो, तो वो हवा की तेज गति मिट्टी को, वहां की मिट्टी को बहा ले जाएगी, यानी कि अपने साथ उड़ा ले जाएगी, तो उसे कहा जाएगा वायु अपरदन या वायु के द्वारा होने वाला मिट्टी का अपरदन। तो इस तरीके से हमने उत्काद भूमि के बारे में जाना, अवनालिका के बारे में जाना और वायु अपरदन के बारे में जाना। काफी सारी चीजें जो है आज हम जान चुके हैं। तो आज का जो सेशन है वो यहीं पर खत्म होता है। ठीक है। ये था अपना ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका वन शॉट रिवीजन आप तक पहुंचाया गया है। ये चैप्टर पहले बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, जिसमें इस चैप्टर को कई सारे पार्ट्स में पढ़ाया है। इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें बहुत अच्छे से डिटेल में आप तक पहुंचाई गई हैं। ठीक है। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर।
इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक दी हुई है, वहां से आप दोनों चीजें अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम। 3 स्टेट बोर्ड को कवर करते हुए हम चलते हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम। तो आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से भी सारी अपडेट्स जान सकते हैं। तो आज के सेशन को आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।